नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिखा जोश। निफ्टी 140 अंक चढ़ा। सेंसेक्स ने लगाई 490 अंकों की छलांग। ऑटो को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी। पीएससी, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी। इंडिगो एयरलाइंस से सफर हुआ सस्ता। एयरलाइंस ने 300 से 1000 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज खत्म किया। हाल में एटीएफ कीमतों में कटौती के बाद लिया फैसला। राम मंदिर के बाद अब अयोध्या को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली गति शक्ति की स्पेशल सेक्रेटरी। शहर के आसपास तैयार किया जा रहा है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। श्री राम पर विवादित बयान के लिए एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने मांगी माफी, लेकिन बीजेपी के राम कदम ने की पुलिस को शिकायत। एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर केजरीवाल का जवाब। बोले चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की हो रही कोशिश। इधर एलजी ने की मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी की मेगा मीट। 10 जनवरी को ग्लोबल फिनटेक लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। गूगल, अमेजन पे, नैस्डैक, वेल्स फार्गो, एसएनपी जैसी बड़ी कंपनियों को भेजा गया बुलावा। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका से लिया जोरदार बदला। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन 8 विकेट से दर्ज की जीत। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीका की कमर। और सबसे पहले बजट से जुड़ी एक खबर। हम लगातार सीरीज में आपको बता रहे हैं कि आने वाले बजट में क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो आज बात टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और लेदर फुटवियर इंडस्ट्री की। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन सेक्टर्स के लिए जीएसटी के तहत इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का फैसला ले सकती है। इन्वर्टेड ड्यूटी होने की वजह से कारोबारियों को जीएसटी रिफंड लेने में खासी दिक्कत होती है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और लेदर मैन्युफैक्चरर को बजट में राहत का ऐलान संभव हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि बजट में सरकार कई सारे आइटम्स के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर सकती है, जिसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की जो समस्या होती है, जो कारोबारियों को खासतौर पर उनका आईटीसी अटक जाता है, उससे उनको राहत मिल जाएगी। खासतौर से देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिन पर जीएसटी जो फाइनल प्रोडक्ट्स यानी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उससे ज्यादा है। इसकी वजह से ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत आती है। मसला अगर बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की, तो कई सारे हैंड टूल्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले, जिस पर जीएसटी 0 है, लेकिन जो उसका मेन रॉ मटेरियल है स्टील या फेरस आइटम, उस पर 18% है। इसकी वजह से समस्या आती है। अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, लेदर की बात करें, तो वेट, ब्लू, क्रस्ट और फिनिश्ड लेदर आइटम्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन कई सारे आइटम इससे फिनिश्ड बुक कम होते हैं। उसी तरह से जो टेक्सटाइल है उसमें टी शर्ट्स वगैरह जो आइटम्स होते हैं उस पर 5% जीएसटी लगती है, लेकिन जो इनके इनपुट जो रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक्रा और इस तरह के आइटम्स, उस पर जीएसटी ज्यादा है। तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इसको इस बजट में दूर करने की कोशिश की जा सकती है। और करीब 14-15 ऐसे आइटम्स हैं जिसको लेकर सरकार बजट में ऐलान करने पर विचार कर रही है। शुक्रिया आलोक। इधर आईटी मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नए प्रावधान जारी कर सकता है। सरकार इन नए प्रावधानों पर इंडस्ट्री से कंसल्टेशन करेगी। सरकार इन्हें 15 फरवरी तक लागू भी करना चाहती है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या है मुख्य प्रावधान? पिछले साल संसद ने पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी थी। अब सरकार इसके तहत रूल्स बनाने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका ड्राफ्ट आ सकता है। ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स कंपनियों, सोशल मीडिया कंपनियों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लागू होगा। खासतौर पर कि जिन भी कंपनियों के यूजर्स पिछले 3 साल से इनएक्टिव है, उनको उनके अकाउंट्स हटाने होंगे, डिलीट करने होंगे। यूजर्स को पहले अकाउंट हटाने से 48 से 72 घंटे पहले उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ
पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक बोर्ड बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। अगर किसी कंपनी का डाटा लीक होता है तो उसको इस बोर्ड को सूचना देनी होगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसमें 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, अपने अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन अगर वो 18 साल से कम के हैं तो उनको अपने माता पिता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर वो 18 साल के हैं तो डिजी लॉकर या आधार के जरिए अपने आप को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार इसको ड्राफ्ट को पहले लाएगी और इससे जो इंडस्ट्री है उसके साथ कंसल्टेशन करेगी। सरकार का इरादा इसको 15 फरवरी तक इसको लागू करने का है। उसके बाद सरकार 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का वक्त कंपनियों को देगी ताकि कंपनियां इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। शुक्रिया असीम। और अगर आप इंडिगो के फ़्लाइट बुक करने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, इंडिगो की फ़्लाइट आपको कुछ सस्ती पड़ सकती है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए रोहन सिंह। बताइए रोहन। जी, इंडिगो ने अपना जो फ्यूल सरचार्ज अक्टूबर में लगाया था, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले लगाया था, उसको वापस लेने की घोषणा उसने की है। जिस वक्त ये सरचार्ज लगा था उससे पहले लगातार 3 बार जो है एटीएफ जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी, इसकी वजह से ये सरचार्ज लगाया गया था। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में हमने देखें तो लगातार 3 बार जो है एटीएफ कीमतों में कटौती आई है। अभी जनवरी में 4%, उससे पहले 4 और 6% जो है नवंबर और दिसंबर में हमने देखा था कटौती करते हुए। तो उसके बाद से अब इंडिगो का कहना है कि इस डायनेमिक मार्केट को देखते हुए उन्होंने इस फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है और तत्काल प्रभाव से, यानी कि आज से ही ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। और चूंकि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 60% से ज़्यादा है, काफ़ी डोमिनेट पोजीशन है, तो जो सभी हवाई यात्री हैं उनको इसका जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की तरफ से ही आती हैं। और हालांकि इंडिगो ने आने वाले समय में क्या ये जो सरचार्ज है दोबारा से लगाया जा सकता है, नहीं तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे मार्केट की स्थिति होगी, जिस तरह से एटीएफ की कीमतें होंगी, समय समय पर वो उस पर फैसला लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 300 से लेकर 1000 रुपए तक की जो सरचार्ज लगाया था, दूरी के हिसाब से लगाया गया था, वो तो फिलहाल वापस हो ही गया है। तो थोड़ी सी कटौती आपको फ्लाइट्स में दिख सकती है। शुक्रिया रोहन। और ईडी के सामने पेश नहीं होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए जांच में सहयोग करने की बात भी कही। केजरीवाल ने कहा कि ईडी पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, समन देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। और शराब घोटाले के बाद दिल्ली में एक और बड़ा मुद्दा उठ गया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी के ऑफिस के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट किए गए हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई से करे, इस बात की सिफारिश हुई है। इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला भी किया है कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी होगा। क्या अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, और दिल्ली में एक के बाद एक घोटालों पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा पर इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में आज जोश हाई देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 491 पॉइंट चढ़कर 71,848 पर बंद हुआ। निफ्टी 141 पॉइंट चढ़कर 21,859 पर बंद हुआ। आज मार्केट आपको शायद एक तेजी करके चौंका दे। आज हो सकता है निफ्टी में आपको 100-150 पॉइंट की रैली दिख जाए। ये मतलब मेरा एक, मुझे फीलिंग आ रही है, कहीं से एक फीलिंग आ रही है कि आज 100-150 पॉइंट की रैली है। आज सारे क्यों नेगेटिव है? मतलब एफआई की सेलिंग है, डीआई की सेलिंग है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है।
फिर मुझे लग रहा है कि आज मार्केट शायद थोड़ी सी आपको तेजी करके दिखाएगा। बैंक निफ्टी चलने को तैयार है और निफ्टी में मुझे लग रहा है कि चलने की तैयारी हो रही है। कल मिड कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया था वैसे, और निफ्टी कितना गिरा है, कुल मिला के 300 पॉइंट गिरा है। ठीक है, लोगों के प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन अब लोअर लेवल मुझे लग रहा है फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और आज वो दिन है, अगर आपको गलती करनी है, आप ट्रेंड में, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर गलती करनी है तो लॉन्ग साइड पर करिए। हम जब चर्चा कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में, यही चर्चा हो रही थी कि आज फीलिंग आ रही है कि मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। और तेजी ये देखिए, अब 130 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 450 पॉइंट का इजाफा निफ्टी बैंक देखते ही देखते आपको डिलीवर कर रहा है। तो मोमेंटम ठीक और बढ़िया और बेहतर होता हुआ। और एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका है, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं। तो फटाफट करें खुद को रजिस्टर एफएनओ गुरुकुल सीजन 2 के लिए। और आने वाले 5 सालों में घरेलू टॉय मार्केट, खिलौनों का बाजार 300 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में डीबीआईआईटी के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार घरेलू टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों तरह का सपोर्ट जारी रखेगी। टॉय एक सक्सेस स्टोरी बन चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीपीआईआईटी सेक्रेटरी से राजेश कुमार सिंह जी। सर, टॉयज को प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जिस तरह से एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी, उसके पीछे क्या वजह रही, और क्या अभी जो उस पर पॉलिसी है टैरिफ और नॉन टैरिफ पॉलिसीज, उसको देखते हुए क्या आने वाले भविष्य में उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं, या कुछ और स्ट्रिंजेंट कदम उठाए जा सकते हैं सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद काफ़ी इंटर मिनिस्टेरियल एक कमेटी ने काफ़ी स्टेप्स, एक्शन पॉइंट्स चॉकआउट करे टॉयज़ के प्रमोशन के लिए। उसके तहत हमने अपने जो टॉय क्लस्टर्स हैं उनमें काफ़ी इंटरवेंशंस करे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और साथ में जो टैरिफ्स होते हैं हमारे इम्पोर्टेड टॉयज़ पे उसको बढ़ाया गया। आई थिंक 20% से उसको करीब 70% कर दिया गया, और साथ में सब स्टैंडर्ड और अनसेफ प्रोडक्ट्स की डंपिंग को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाए गए, और उसका नतीजा है कि आज के दिन में हमारे एक्सपोर्ट्स में करीब 200% की वृद्धि हुई है, हमारे इंपोर्ट्स में करीब 60% की कमी हुई है, और ये सेक्टर में एक रीबर्थ और रिवाइवल देखा जा सकता है। एक्सपोर्ट जो डोमेस्टिक मार्केट के ग्रोथ का क्या आगे अगले अगर देखिए कुछ सालों में आकलन है आपका? हमारा आकलन है कि अगले 5 साल का जो हमने एस्टिमेट करा है, डबल डिजिट करीब 12% का, 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम इस सेक्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2030 तक सर आपने बताया कि $3 बिलियन तक, और हमारा एस्टिमेट है कि ये कम से कम $3 बिलियन का सेक्टर हो जाएगा बाय 2030। आने वाले समय में अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल बनकर नहीं रहेगा। अयोध्या के विकास में पीएम गति शक्ति विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। लक्ष्मण रॉय ने गति शक्ति की स्पेशल सेक्रेटरी सुमिता दायरा से खास बातचीत की। मैम, जिस तरीके का हम देख रहे हैं वहाँ पे बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए, तो आपके विभाग की इसमें भूमिका कितनी अहम रही है? क्योंकि अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। जी, जहाँ तक अयोध्या की बात है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गति शक्ति के अंडर हमारी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स हमने प्लान करे हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण वर्क है बाईपास रोड अयोध्या का। ये 67 किलोमीटर, लगभग 67 किलोमीटर का एक बाईपास डेवलप हो रहा है, जो कि नेशनल हाईवे 27 के नॉर्थ और साउथ में
सर्कल, एक बाईपास बनेगा। इससे क्या होगा कि अब देखिए अयोध्या, लखनऊ और गोरखपुर के बीच में एक बहुत ही बिजी एरिया में है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही वाइब्रेंट एरिया है। यहाँ पर लेदर का काम, टेक्सटाइल का, इंजीनियरिंग गुड्स, तो विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग गुड्स, विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स का आना जाना होता है। तो अब अयोध्या में इतना रिलीजियस टूरिज्म जो कि बढ़ेगा, तो हमको अयोध्या सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए ये बाईपास रोड का जो प्लान हुआ है, ये एक एडवांस स्टेज पर है इस वक्त ये वर्क। इससे जितना भी ये हमारा ट्रैफिक है, फ्रेट है, ये बाईपास होकर सिटी को डीकंजेस्ट करेगा। साथ ही जो इसकी कनेक्टिविटी प्रयागराज और वाराणसी से और लखनऊ से बढ़ेगी, वो भी ये बाईपास रोड टेक केयर करेगा। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कई लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी अयोध्या में ट्रैवल करेंगे। लेकिन वैसे अगर पूछूं मैं गति शक्ति को लेकर के, तो अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि पहले ये दिक्कत आती थी कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, आपस में डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन एक बड़ा इशू आता था। गति शक्ति के जरिए कितना सक्सेसफुली आप लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट, कुछ आइडिया दे सकते हैं? गति शक्ति में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आती है, जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज जुड़ जाती हैं और स्टेट्स जुड़ जाती हैं, क्योंकि सभी का डेटा लेयर आ जाता है और प्लानिंग एक इंटीग्रेटेड बड़े सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ती है। तो इसमें अभी अगर हम देखें तो 43 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज जुड़ गई हैं और सभी हमारी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी जुड़ गई हैं। तो सभी का डेटा आ गया है और यूजेज बढ़ रही है। तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज और सोशल सेक्टर की काफी मिनिस्ट्रीज इस डेटा को यूज करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रही हैं। कल तक तो एक मिनिस्ट्री को दूसरी मिनिस्ट्रीज में जाके इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, पर आज वो सभी इंफॉर्मेशन गति शक्ति के पोर्टल पे, नेशनल मास्टर कि अब तक गति शक्ति के पोर्टल से अब तक कितने प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं? देखिए 125 प्रोजेक्ट्स के करीब हमने पिछले 1.5 साल में असेस कर लिए हैं, इवैल्यूएट कर लिए हैं, और इनकी अगर आप वैल्यू देखें तो 12 लाख करोड़ से अधिक, 12 लाख करोड़ से अधिक वैल्यू है। तो ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे से कनेक्टेड हैं, रोड से, पावर से, एयरपोर्ट से, फिर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स के। तो इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग चल रही है, जिसमें मिनिस्ट्रीज का डेटा जुड़कर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जैसे मैंने कहा, और स्टेट्स ने भी अपने, ये जो मैंने आपको 125 के करीब प्रोजेक्ट बोले, ये सिर्फ मिनिस्ट्रीज के हैं, स्टेट्स भी इसका बहुत अच्छा उपयोग कर रही हैं। और अभी हमने एक इवैल्यूएशन कराई है जिससे हमें पता लगा है कि 36 स्टेट्स ऑनबोर्ड हो गई हैं। उनमें से 23 स्टेट्स, 23 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी बहुत एक्टिवली इसको यूज भी कर रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे और दोपहर के बाद दुनिया भर की फिनटेक और आईटी कंपनियों के सीईओज के साथ एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कौन कौन से दिग्गज होंगे शामिल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो महात्मा मंदिर के मुख्य हॉल में ही उद्घाटन समारोह होगा 10 तारीख के पहले हाफ में इसी जगह पर। लेकिन जो प्रधानमंत्री फिनटेक और आईटी कंपनी, जो ग्लोबल कंपनीज है, उनके सीईओज के साथ जो बैठक करने वाले हैं, उनकी जगह होगी यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी का जो क्लब है वहां पर प्रधानमंत्री मिलेंगे गूगल, IBM, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेजोन पे, नेस्डेक, स्टोनेक्स, वेल्स फार्गो, S&P जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओज के साथ बैठक करेंगे। और न केवल गुजरात के लिए लेकिन पूरे भारत में आईटी और फिनटेक के कितनी संभावना है, कितना नया निवेश आएगा, दोनों ओर चर्चा होगी। भारत सरकार अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ इन कंपनीज को यहाँ पर न्योता भी दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा गिफ्ट सिटी का जो लेआउट है, जो ब्लूप्रिंट है, वो धीरे धीरे अब साकारित होता दिख रहा है और खुद प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई करेंगे। सुबह 10 बजे है ये मुख्य समारोह चलेगा, जो कि 1:30-2 बजे तक रहेगा। फिर प्रधानमंत्री है वो इन बड़े सीईओज के साथ और जो बड़े बड़े जो मेहमान अलग अलग राष्ट्रों से अध्यक्ष आएंगे उनके साथ भी वो बैठक करेंगे, लंच करेंगे और बाद में शाम 4 बजे के बाद ये पूरा का पूरा समारोह होगा जो 2 घंटे तक चलने वाला है। तो भारत के फिनटेक और आईटी क्षेत्र में
बहुत सारी नई संभावना इस बैठक में होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला दिन रहेगा, वाइब्रेंट समिट, ग्लोबल समिट 3 दिन चलने वाली है, लेकिन जो पहला दिन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जी। और भारत में निवेश का सबसे बड़ा मंच वाइब्रेंट गुजरात 10 जनवरी को शुरू हो रहा है। तो इस बार गुजरात सरकार किन किन सेक्टर्स पर फोकस करने जा रही है और इन नए सेक्टर्स पर कितना नया निवेश आने की संभावना है, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। टेक्सटाइल, डायमंड, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, सिरेमिक, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे सेक्टर्स में गुजरात का बड़ा रुतबा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इन सेक्टर्स में बड़ा निवेश होगा, लेकिन गुजरात की नजर अब ऐसे सेक्टर्स पर है जिसमें अभी तक भारत में कुछ खास नहीं हुआ है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस एयरक्राफ्ट। गुजरात सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सेक्टर्स को ध्यान में रखकर पॉलिसी बना ली है। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल सेक्टर्स के अलावा गुजरात इस बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के माध्यम से जितने इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उन पे खास फोकस करेगा। जब मैं इमर्जिंग सेक्टर्स कह रहा हूं तब इमर्जिंग सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स आ गया, ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, ई मोबिलिटी आ गई, स्पेस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। सो इन सभी नए सेक्टर्स पे गुजरात ध्यान देगा और गुजरात का फोकस रहेगा। गुजरात सरकार के सूत्रों के मुताबिक इन नए सेक्टर्स में अगले 4 साल में करीब 5 से लेकर 6 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आएगा। माइक्रॉन जैसी बड़ी कंपनी गुजरात में पहले से ही मौजूद है। उद्योग जगत का मानना है कि दूसरी विदेशी कंपनियां भी गुजरात में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। जो नए क्षेत्र में रिसर्च की जरूरत थी उसका बैकअप सभी कंट्री ने हमको दिया है और ए वाइब्रेंट गुजरात में उसको शोकेस करने के लिए एक बड़ा मौका है। तो सब लोगों को मुझे लगता है कि हमको नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, गुजरात का विकास होगा, भारत का विकास होगा, इंडस्ट्रीज का विकास होगा, नया एम्प्लॉयमेंट आएगा और सब खुश होंगे। इस वाइब्रेंट समिट की टैगलाइन है गेटवे टू द फ्यूचर और आइडिया ये है कि समिट का फायदा सिर्फ गुजरात को नहीं बल्कि पूरे देश को मिले। गुजरात के पारंपरिक क्षेत्र में तो निवेश आएगा ही, लेकिन जिस क्षेत्र में भारत का पदार्पण अब तक नहीं हुआ है उनमें भी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के जरिए बड़ा निवेश आने की पूरी संभावना है। केतन जोशी, गांधीनगर। और हमारे सभी दर्शकों को हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका प्यार हमें सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी भरपूर मिल रहा है। और यही कारण है कि CNBC आवाज़ अब YouTube पर 40 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ ऑनलाइन है। इतना ही नहीं, इस मुकाम पर पहुंचने वाला आवाज़ पहला बिजनेस चैनल भी बन चुका है। तो इस विश्वास, इस प्यार के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। केप टाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। टीम इंडिया ने 7 विकेट से साउथ अफ्रीका को हराया। इसी के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और भारत को 79 रन बनाने थे। इसे रोहित शर्मा की टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे का किसी आम टूरिस्ट की तरह लुत्फ भी उठाया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पीएम मोदी की वीडियो और सुनिए उन्होंने क्या कहा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।